Assalamu alaikum, dear students. It's class 12th, subject political science, and our today's topic is disintegration of South Union and its effects. तो पिछली दफ़ा मैंने आपको जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ साउथ यूनियन उसके काजेज़ क्या थे तो पूरी तरह से उस पर हमने रोशनी डाली। तो आज हम इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो इसके बाद डिसइंटीग्रेशन के बाद जो इफ़ेक्ट्स इस पे वर्ल्ड पे पड़ गए या साउथ यूनियन पे वो क्या है। तो जैसा कि हमें मालूम है जो कोलैप्स बाइपोलरिटी का हुआ तो या कम्युनिस्ट रजीम ऑफ ईस्टर्न यूरोप, इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स पैदा हो गए या इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हो गए। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्प्लीकेशंस या इफ़ेक्ट्स हम उनको कह सकते हैं, सबसे पहले एंड ऑफ कोल्ड वार। तो कोल्ड वार जो दो सुपर पावर्स में था, यूएसए और साउथ यूनियन के दरमियान, उसका करीब करीब खात्मा हो गया। ये इसकी बिगेस्ट इम्प्लीकेशन, साउथ यूनियन का जो कोलैप्स होना था, इसकी बिगेस्ट इम्प्लीकेशन यही था कि एंड ऑफ कोल्ड वर्ल्ड वार हमने इसको पूरी तरह देखा। जो आइडियोलॉजिकल राइवलरीज सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की थी, उसका भी खात्मा इसके साथ हो गया। जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे दोनों के दरमियान, उसने बहुत सारी चीज़ों को जन्म दिया। मिलिट्री अलायंस का, जैसा कि नेटो का हम जिक्र कर रहे हैं, सीटो का, सेनेटो का, जिसको कि यूएसए जो यूएसए का एक तर्ज अमल था। इसके बाद वर्सा पैक्ट जिसको लीड कर रहा था साउथ यूनियन। तो एक तरह से होस्टाइल आर्म्स रेस जो थी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन कोल्ड वार के खात्मे के साथ ही इस आर्म्स रेस जो थी दोनों के, वो जो थे वो करीब करीब ख़त्म होने लगी और एक तरह से जो अमन था वो आहिस्ता आहिस्ता लौटने लगा। तो ये बिगेस्ट इम्प्लीकेशन जो थी साउथ यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का वो यही था कि एंड ऑफ कोल्ड वर्ल्ड वार, जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के दरमियान एक नज़रियाती जंग था, उसका खात्मा हो गया। इसके बाद दूसरा जो है वो था एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। तो साउथ यूनियन के कोलैप्स होने के साथ साथ, साउथ यूनियन का कोलैप्स होना, तो उसके साथ साथ जो दूसरा इफेक्ट हमने देखा वो था एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। तो साउथ यूनियन का कोलैप्स होना, उसके साथ ही बहुत सारी कंट्रीज़ का वजूद में आना, उनका अपना एटोनमस चॉइस और एस्पिरेशंस जो थी, जो ख़ासतौर से ईस्ट यूरोपियन की स्टेट्स थी, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ अपना नाता जोड़ दिया और नेटो के साथ भी उन्होंने अपने रिश्ते को मजबूत करने लगे। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो थे वो, उन्होंने भी इस ख्वाहिश की जाहिर की, कि वो रशिया के साथ अपने जो ताल्लुकात थे वो कंटिन्यू करने जा रहे थे, या जो बाकी कंट्रीज़ थे, यूएसए, चाइना या वेस्टर्न यूरोप और बाकी स्टेट्स, अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से उन्होंने मुख्तलिफ कंट्री के साथ अपना नाता जोड़ने की कोशिश की। तो ये हमें मालूम हो गया कि कोलैप्स ऑफ बाइपोलरिटी जो था, तो न्यू प्लेयर्स जो थे वर्ल्ड में, जो न्यू प्लेयर्स थे, उनका वजूद में आना हमने देख लिया, जिनकी अपनी आइडेंटिटी थी, अपनी इंटरेस्ट्स थी, अपनी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी। तो एक तरह से नई जो वर्ल्ड में जो नए प्लेयर्स हैं कि नई, जिनको हम नई स्टेट्स के नाम से जानते हैं, उनका भी वजूद में आना हमने साउथ यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद हमने उसको देख लिया। ये दूसरा इफेक्ट था कि नए स्टेट्स का वजूद में आना। इस तरह तीसरा इफेक्ट जो था, दैट इज़ वो क्या था, दैट इज़
change in power equation and a rise of लिबरल कैपिटलिज्म। तो साउथ यूनियन के कोलैप्स होने के साथ ही एक ड्रास्टिक चेंज हमने देख लिया। वो किस में, वो ड्रास्टिक चेंज हमने किस में देख लिया? दैट वाज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यहाँ दुनिया, यानी कि दुनिया के वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो एक तरह से पावर का बैलेंस होना, हम देख रहे थे कि अभी तक, यानी कि साउथ इंडियन के डिसइंटीग्रेशन से पहले दो पावर्स थे, यूएसए और साउथ यूनियन। लेकिन अब चूंकि साउथ यूनियन शिफ्ट हो गया, इसके बाद इसके कोलैप्स के साथ ही तो पावर शिफ्ट हो गया। एक तरह से यूएसए अब एक ही पावर आ गया, सुपर पावर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो साउथ इंडियन का अब उसमें अब वो एक तरह से उसका जो पावर था पूरी तरह से उसका खात्मा ही हो गया। इट फर्दर इफेक्टेड द आइडियाज एंड इंस्ट्रक्शंस अटैच्ड विद इट। तो एक तरह से कोल्ड वार जो था, इसने मुमकिन बना दिया कि अब यूएसए की जो डोमिनेंस थी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो यूएसए अब चाहने लगा वही होने लगा, क्योंकि अब एक ही पावर आ गया जिसको हम यूएसए कहते हैं, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या वही ग्रुप ऑफ कंट्रीज अब जो इसके साथ थे वो वर्ल्ड पे अब एक तरह से राज करने लगे। Thus the bipolarity was to be replaced by either a unipolar world और ए मल्टीपोलर वर्ल्ड। यानी कि अभी तक हम दो सुपर पावर देखते थे, अब हम देखने लगे कि अब एक ही यूनिपोलर जो वर्ल्ड में अब इसका वजूद में आना, या वर्ल्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसको हम गए थे, यानी कि अब कोई पावर नहीं रह गए एक्सेप्ट यूएसए। सो एज इवेंट्स टू प्लेस, यूएसए रिमेन्ड द सोल सुपर पावर एंड हेजेमोनाइज्ड द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन यूनिपोलर वर्ल्ड। तो अब एक ही दबदबा रह गया, जो अब जिसको हम कहते हैं साउथ यूएसए, उसका पूरी तरह से दुनिया पे हर चीज़ में वो हेजमनी करने लगा, यानी कि अब उसके मुकाबले में अब कोई खड़ा नहीं था। सो जो लिबरलाइज्ड कैपिटलिज्म था वो एक तरह से डोमिनेंट कर गया इकोनॉमिक सिस्टम को, और इंस्टीट्यूशन जितने भी थे जैसे कि आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक, वो अब यूएसए के हाथ में आ गया, यानी कि एक तरह से पूरी तरह उसके मतलब जो हम कहेंगे वो अब जो उसी को जो यूएसए चाहने लगा अब वही होता रहेगा। तो इस तरह से यूएसए जो था, इट बिकेम द चीफ एडवाइजर ऑफ ऑल दिस कंट्रीज, क्योंकि अब उनको बाकी कंट्रीज को लोन की ज़रूरत थी, फंडिंग की ज़रूरत थी। अब यूएसए जो जिस कंट्री को फंडिंग करना चाहता था वही होता रहेगा। तो अब एक तरह से पूरी तरह से जो नोशन ऑफ लिबरल कैपिटल डेमोक्रेसी थी वो इमर्ज होने लगा। तो और इस तरह से हर एक शोबे में, चाहे पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक सिस्टम हो, उस पर पूरी तरह से चेंज आने लगा। ये तीन बड़े इफेक्ट्स थे जो कि साउथ यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद हमने पूरी तरह से देखे। कौन कौन इफेक्ट्स थे? एंड ऑफ कोल्ड वर्ल्ड वार सबसे पहला, तो दूसरा था इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, तीसरा जो था वो था चेंज इन पावर इक्वेशन एंड राइज ऑफ लिबरल कैपिटलिज्म। So this is sufficient for today. Thanks. See you again.